हाय एवरीवन, क्लास 12 फिज़िक्स में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के फिज़िक्स में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिसमें हम आज आप लोगों को 5 क्वेश्चंस ऐसे बताएंगे जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा देश कोरोना महामारी से लड़ रहा है। हमारा देश ही नहीं वरन पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ रहा है। इस बीच फिर से एक बार हमारे स्कूल, कॉलेजेस और कोचिंग संस्थान बंद कर दिए गए हैं और इस बीच बच्चों की तैयारी अच्छे से नहीं हो पा रही है। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हम फिज़िक्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फिज़िक्स एक कठिन विषय है और सभी बच्चों को इस विषय से काफ़ी डर भी लगता है, लेकिन हमारे इस चैनल से जुड़े रहने के बाद परीक्षा आने तक आपको फिज़िक्स से डर ख़त्म हो जाएगा और आप फिज़िक्स को टाटा बाय बाय कह सकते हैं। बहुत ही आसान होगा आपके लिए एग्ज़ाम देना अगर आप इस चैनल पर जुड़े रहते हैं। हम 5 क्वेश्चंस लेकर आएंगे जो आपके लिए आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेंगे। आज का ये क्लास पहले चैप्टर स्थिर विद्युतिकी से संबंधित है। इसमें हम देखेंगे 5 क्वेश्चन। सबसे पहले हम छोटे छोटे 2 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बाद इसमें हम और भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, इस चैप्टर में गॉस के प्रमेय हैं, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं ज्ञात करना, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना, ये सारी बातें हम इसमें करेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन है हमारा और अगर आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी मदद मिलेगी और फिज़िक्स में आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक बताइए। इसमें हम ज़्यादा कॉन्सेप्ट की बात नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। यदि आपको फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, हम उसके आंसर देंगे। तो बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा तथा मात्रक की। इसमें सबसे पहले हम लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक हेडिंग लगा सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिल्कुल आप एग्ज़ाम में मेरे इस नोट्स को वर्ड टू वर्ड लिख सकते हैं। आपको ठीक ऐसे ही लिखना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति का अर्थ होता है अनुपात, निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को E से प्रदर्शित किया जाता है और यह एक सदिश राशि है, इसलिए इस पर हम वेक्टर लगाकर
प्रदर्शित करेंगे। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। ठीक है, इसमें इसका फॉर्मूला हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E इज इक्वल टू, यहाँ पर हम बात किए हैं परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, तो बल यहाँ पर लिखेंगे, बल भी एक सदिश राशि है और बटे निष्पत्ति का मतलब है अनुपात अर्थात बटे, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे परीक्षण आवेश, और परीक्षण आवेश को Q0 से प्रदर्शित किया जाता है और हमेशा आप परीक्षण आवेश को Q0 ही लेंगे और यह प्लस Q0 लिया जाता है, माइनस नहीं लिया जाता है। अब अगर यहाँ पर हम इसके मात्रक की बात करें तो इसका मात्रक हो जाएगा, इसका मात्रक देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर है बल का मात्रक होता है न्यूटन और यहाँ पर है आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम, तो ये हो जाएगा न्यूटन बटे कूलाम, अर्थात इसका मात्रक हम लिख सकते हैं न्यूटन प्रति कूलाम। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे हम, इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। आप इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। पहले हम छोटे छोटे क्वेश्चनों की बात करेंगे, इसके बाद फिर हम बड़े क्वेश्चंस पर आएंगे। तो देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर तथा फैरड प्रति मीटर एक ही भौतिक राशि के मात्रक हैं। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कैसे इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें देखना होगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर किसका है और फैरड किसका है, फैरड प्रति मीटर। चूँकि आप जानते हैं F इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर होता है Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ये आपका कूलाम का नियम है कि दो बिंदु आवेशों पर लगने वाला बल, वैद्युत बल, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और जब हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो ये कांस्टेंट लेकर आते हैं, तो ये कूलाम का नियम है। और यहाँ पर देखेंगे एप्सिलॉन को अगर हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर F आ जाएगा और यहाँ पर हम गुणा करें तो Q1 Q2 अपान ये हो जाएगा हमारा 4 पाई और यहाँ इसकी जगह पर आ जाएगा F और यहाँ पर है आपका R स्क्वायर। अब अगर यहाँ पर हम देखें आवेश है दोनों, आवेश को क्या लिखेंगे कूलाम, कूलाम गुणे कूलाम, तो ये हो जाएगा हमारा कूलाम स्क्वायर और 4 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू है इसलिए इसका कोई मात्रक नहीं होगा। और ये हमारा है बल का मात्रक होता है न्यूटन और यहाँ पर R है दूरी का मात्रक है और ये हो जाएगा मीटर और इस पर वर्ग लगा तो हम वर्ग लगा देंगे, अर्थात एप्सिलॉन 0 का मात्रक क्या हो जाएगा, ये हम लिख लेंगे इसे कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इसी तरह से हम जानते हैं और यहाँ पर हमें पता है संधारित्र की धारिता C का एक फॉर्मूला होता है जिसे कहते हैं C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 और A होता है। यहाँ पर अगर हम एप्सिलॉन की वैल्यू निकालें तो इन सब को इधर ट्रांसफ़र करेंगे, यहाँ पर क्या है गुणा कर रहा है तो इधर हो जाएगा भाग, तो हम इसे लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इज इक्वल टू, हम इसे इधर लिख रहे हैं तो C अपान क्या हो जाएगा 4 पाई और यहाँ हो जाएगा A। और यहाँ पर इस तरह से ये कांस्टेंट है, अगर इसका वैल्यू लिखें तो संधारित्र की धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है फैरड और अपान ये दोनों कांस्टेंट हैं और यह एक दूरी है तो दूरी का मात्रक हमें पता है
मीटर। तो ये लिख सकते हैं फैरड बटा मीटर। इस तरह से अगर लिखें एप्सिलॉन 0 का मात्रक, तो यहाँ पर हो जाएगा फैरड प्रति मीटर। ठीक है, इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर भी ये भी एप्सिलॉन 0 का ही मात्रक है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, और यहाँ पर भी एप्सिलॉन 0 का मात्रक ही है, फैरड प्रति मीटर। इसके बाद अतः हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः ये दोनों मात्रक एक ही भौतिक राशि एप्सिलॉन 0 के, ये दोनों मात्रक एक ही भौतिक राशि एप्सिलॉन 0 के हैं। यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसे एप्सिलॉन 0 क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, जिसे वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, बस आपको ये दो फॉर्मूले याद करने होंगे और एप्सिलॉन 0 का मात्रक निकाल लेना होगा। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं। हमारा तीसरा प्रश्न है, संधारित्र की धारिता की परिभाषा तथा इसकी विमा लिखिए। आप बोर तो नहीं हो रहे हैं? बोर होने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद हम बड़े क्वेश्चंस की बात करेंगे और इस क्वेश्चन को आप देख लीजिए। इसके बाद हम ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए ही हम ये क्वेश्चन लिए हैं। इसके बाद थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चंस लेंगे, जिसमें हम अच्छे से उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे, संधारित्र की धारिता की परिभाषा देना है हमें। अच्छा, परिभाषा लिखने के लिए एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट ये है कि सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला याद करिए। आपको याद होगा कि संधारित्र की धारिता का जो फार्मूला होता है, C = होता है Q/V। C क्या है? संधारित्र की धारिता। इसको अंग्रेजी में कैपेसिटर कहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हमारे घरों में जो टुल्लू होता है, या इसके अतिरिक्त आप लोग पंखे में छोटा छोटा एक सफ़ेद सा, एक गोल सा बेलनाकार एक यंत्र होता है, इसे कंडेंसर कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप याद करिए। फॉर्मूला अगर याद रहेगा तो परिभाषा बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सूत्र से ही आपकी परिभाषाएं बनती हैं। तो यहाँ पर C = क्या है? Q/V है, अर्थात आवेश और बटे विभवांतर को ही हम क्या कहेंगे? संधारित्र की धारिता कहेंगे। आपको पढ़ाया गया होगा, संधारित्र हम जानते हैं इस तरह से बनाते हैं, दो प्लेटें होती हैं। ठीक है, दो प्लेटों के बीच एक को चार्जेस देते हैं, तो दूसरे पर इसके विपरीत चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारा होता है कैपेसिटर, जिसको घरों में तो कंडेंसर कहते हैं, लेकिन इसे जो फिजिक्स की भाषा है, इसमें हम इसे कैपेसिटर कहते हैं, संधारित्र। ठीक है, तो इससे हम परिभाषा बनाते हैं, यहाँ पर इसे लिख भी लेते हैं। अर्थात किसी संधारित्र की धारिता उसकी एक प्लेट को दिया गया आवेश तथा इसके बीच उत्पन्न जो विभवांतर होता है, उसके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं? संधारित्र की धारिता कहते हैं। इसे लिख भी लेते हैं, किसी
संधारित्र की धारिता किसी संधारित्र की धारिता उसके एक प्लेट को दिए गए आवेश तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात के बराबर होता है। बस आप सिचुएशन याद रखिए, फार्मूला याद रखिए, परिभाषा अपने आप बन जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसकी विमा भी हम लिख लेते हैं। इसकी विमा होती है m-1 L-2 T⁴ और A2 होता है। इस तरह से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आपको 1 मार्क्स के ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा लिखिए तथा इसकी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आपके लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्रश्न कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप इसे अच्छे से देखिए, वीडियो को अंत तक देखिएगा। यदि पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा। तो विद्युत द्विध्रुव की परिभाषा क्या है, पहले इसे हम लिखते हैं। आपको याद होगा, विद्युत द्विध्रुव एक ऐसा निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के परंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं। तो इस बात को लिख भी लेते हैं। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होते हैं, रखे हों, ऐसा लिख लीजिए। उसे विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। यह एक निकाय है, ठीक है। तो इसमें हम लिखते हैं, यहाँ पर मान लीजिए एक आवेश यहाँ पर है और एक आवेश इससे कुछ दूरी पर, मतलब अल्प दूरी पर होना चाहिए,
यहाँ पर अल्प दूरी पर, अल्प दूरी कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर हम इस अल्प दूरी को क्या लेते हैं, 2l लेते हैं। ठीक है, यह आवेश समान होने चाहिए, q और q ही होना चाहिए, और लेकिन विपरीत भी होना चाहिए, तो एक प्लस और एक जगह पर हम क्या लिख लेते हैं, माइनस। तो इसी व्यवस्था को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव, जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, उसे हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट कर लीजिए। इसके बाद हम इसका अगला पार्ट, इसकी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत द्विध्रुव, विद्युत क्षेत्र की गणना करते हैं। ठीक है, देखेंगे इसमें हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करते हैं। हमें पता है वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पर एक वैद्युत द्विध्रुव बनाएंगे, जिसमें दो विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे होंगे। और हमने अभी अभी बताया अल्प दूरी यहाँ पर हमको क्या लेना है, 2l लेना है। और ये हमारा मान लेते हैं कि प्लस q चार्ज है, और यहाँ पर क्या है, एक माइनस q चार्ज है। तो यह व्यवस्था तो कहलाती है वैद्युत द्विध्रुव। अब इसकी निरक्षीय स्थिति पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में क्या अंतर है। यहाँ पर अगर इसके इस पॉइंट पर इधर और इधर हम कोई गणना कर रहे हैं, तो यह इसकी अक्षीय स्थिति, अक्ष कहलाता है। और अक्ष से कहीं दूर हो तो इसे निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। इस अक्षीय और स्थिति से ऊपर या नीचे कहीं पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी हो, तो वह क्या कहलाएगा, निरक्षीय स्थिति कहलाएगा। हम यहाँ पर एक बिंदु ले रहे हैं, इसकी निरक्षीय स्थिति पर एक P बिंदु लेते हैं, और यहाँ पर इसके मध्य बिंदु से ही ऊपर ले रहे हैं, मध्य बिंदु को मान लेते हैं O। तब ये जो वैल्यू 2l है, इसका आधा क्या हो जाएगा, यहाँ पर l हो जाएगा, और यहाँ से ये भी वैल्यू क्या हो जाएगी, l हो जाएगी। तो ये मिलाकर 2l हो जाएगा। 2l हम इसीलिए लेते हैं ताकि यहाँ पर जब इसको आधा किया जाए तो l आ जाए। अगर आप l ले लेंगे तो l/2 करना पड़ेगा, जो कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगी, तो हमको गणना करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वैद्युत द्विध्रुव से r दूरी पर, मान लेते हैं या r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। तो सबसे पहले इस फिगर के बारे में यहाँ पर एक बार लिख लेंगे। माना एक वैद्युत द्विध्रुव है जिससे r दूरी पर एक बिंदु P है, जहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है। अब यहाँ पर मान लेते हैं यह Q चार्ज जो है, प्लस Q चार्ज, यह A बिंदु पर है, और यह जो माइनस Q चार्ज है वह B बिंदु पर है। तो यहाँ पर एक बार A को P से मिला लेते हैं और P को B से भी मिला लेते हैं, और यहाँ पर सपोज यह कोण बना रहा है थीटा, और यहाँ से भी यह कोण बनाएगा क्या, थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने के लिए हमें P बिंदु पर एक परीक्षण आवेश की कल्पना करनी होगी। हमने आप लोगों को बताया था कि परीक्षण आवेश क्या होता है, Q0 लेना है, और 100% हमेशा उसे प्लस ही लिया जाता है। तो यहाँ पर हम एक प्लस Q0 चार्ज की कल्पना करेंगे। मात्र कल्पना करना है हमें, यहाँ पर कोई चार्ज लिखना नहीं है, तो बस ये कल्पना हम कर लेंगे। ठीक है, तो आप इसे चाहे लिख भी लीजिए जानकारी के लिए, या फिर इसे मिटा लीजिए। यहाँ पर बस केवल कल्पना करना है, लिखना नहीं है। तो अब देखिए, अगर यहाँ पर प्लस Q चार्ज होगा तो प्लस Q चार्ज क्या करेगा, इसे
ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो प्लस क्यू चार्ज इसे क्या करेगा, रिपेल करेगा। हमें पता है जैसे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल होगा, यह ऊपर की ओर लगेगा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, ये जो बल लगने वाला है यहाँ पर बल लगेगा F लगेगा, लेकिन इसे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के रूप में अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा E वेक्टर E। ठीक है, और इसके बाद फिर देखिए माइनस क्यू चार्ज के कारण प्लस क्यू पर क्या बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा। तो यह बल क्या होगा, इधर की तरफ जाएगा, यानी प्लस माइनस क्यू चार्ज क्या करेगा, प्लस क्यू चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये बल इस दिशा में होगा। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे दोनों बल एक दूसरे के ना तो विपरीत हैं ना ही समान दिशा में हैं, इसलिए हम यहाँ पर सदिश का एक वियोजन सिद्धांत लगाएंगे। सदिशों का वियोजन हमें पता है कि यदि कोई सदिश किसी दिशा में है तो उसके एक अक्ष में और एक उसके अभिलंबवत हम एक अक्ष ले लेते हैं, तो यह सदिशों का क्या कहलाता है, वियोजन कहलाता है। यहाँ पर ये इसका ई का होगा, तो यह दिशा क्या कहलाएगी, यहाँ पर ये थीटा बनाया है तो ये भी कोण क्या बनेगा, थीटा ही बनेगा। और इसी तरह से इस वाले सदिश के लिए भी क्या होगा, यही वियोजन होगा। यह देख लीजिए, यह B के कारण लग रहा है तो इसे हम EB लिखेंगे, और यह A के कारण लग रहा है तो इसे EA से प्रदर्शित कर रहे हैं, और यह B के कारण लग रहा है इसलिए EB से प्रदर्शित कर रहे हैं। और अगर इस वेक्टर के लिए वियोजन करें तो यहाँ पर ये दिशा हो जाएगी और एक दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, एक वेक्टर ये हो जाएगा और एक वेक्टर तो इसी पर होगा। ठीक है, अब देखिए एक बार यहाँ से भी समझ लेते हैं। आप लोगों ने सदिश पढ़ा होगा, तो सदिशों में यदि किन्हीं दो सदिशों का परिणामी उनके बीच में हो तो उनका एक सदिश क्या होता है, उनके अक्ष पर होता है, और एक क्या होता है, उनके ऊर्ध्वाधर होता है। और इस परिणामी सदिश के लिए जो कोण बनाता है, जिस अक्ष पर कोण बनेगा उसे हम क्या लेते हैं, कॉस थीटा के फॉर्म में लेते हैं, और जहाँ पर कोण नहीं बनाता है उसे साइन थीटा के फॉर्म में लेते हैं। और यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि अगर ये मान लीजिए कोई भी सदिश होगा, सपोज ये R है, तो हम यहाँ पर क्या लेते हैं, R cos थीटा ले लेंगे। ये यदि सदिश है तो इसका परिणामी लिया जाएगा, और यह इधर क्या हो जाएगा, R sin थीटा हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ये सदिशों का वियोजन होता है। तो इस तरह से जैसे ये गया है तो हमने एक सदिश क्या ले लिया, ऊपर इसके ऊर्ध्वाधर, और एक क्या ले लिया, अक्ष में। ठीक इसी तरह से इसके लिए भी हमने इधर भी एक लिया और एक इसके नीचे ले लिया है, क्योंकि यह ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है तो इसके अभिलंबवत यही होगा। ठीक है, इस बात को अगर समझ गए हैं तो इसकी ज़रूरत हमें नहीं है। तो अब देखते हैं कि इनको हम कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए ए वाले के लिए यहाँ पर होगा E A, यहाँ पर ये सदिश है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इसको E, ये इसका कोण वाला है तो इसे हम ले लेंगे E cos थीटा, और यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, E A ले लेंगे, और ये हो जाएगा E A साइन थीटा, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है, यहाँ से कोण नहीं बन रहा है। ठीक इसी तरह से इसके लिए यहाँ पर ये कोण हो जाएगा, ये भी थीटा, तो इस वाले के लिए यहाँ पर हो जाएगा EB cos थीटा, क्योंकि जहाँ से कोण बना रहा है उसे हम cos में लेते हैं। और यहाँ पर यह ऊर्ध्वाधर है इसके, तो यहाँ पर ये इसे हम क्या लिखेंगे, EB, और इसे क्या लिख देंगे, साइन थीटा, साइन थीटा के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है,
अब यहाँ पर ध्यान देना है हमें। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पर आपको लिखना होगा कि प्लस क्यू चार्ज यानी ए बिंदु पर प्लस क्यू चार्ज के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू के कारण पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले लिखेंगे E, यहाँ पर A से है, प्लस क्यू चार्ज किस बिंदु पर है, A पर है, इसलिए यहाँ पर हम A दर्शा देंगे। तो EA हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान यहाँ पर क्या होगा, R² होगा। ये फॉर्मूला होता है E के लिए, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, Q अपान क्या होता है, R²। लेकिन R² क्या होता है, दोनों आवेशों के बीच की दूरी होती है, और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यहाँ पर R नहीं है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये वाली दूरी A से लेकर P तक, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे AP²। और यह बल किधर लग रहा है, तो यहाँ से लिखेंगे A से P की ओर, A से P की ओर, ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर वैल्यू लिखें, EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, यहाँ पर हो जाएगा Q अपान, यहाँ पर AP की वैल्यू कितनी है, यहाँ से हमको निकालना पड़ेगा। तो आप जानते हैं पाइथागोरस एक प्रमेय है जिसमें समकोण त्रिभुज ये बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में ये क्या है, 90 अंश है। तो 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो हम जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस होता है आधार स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास कर्ण क्या है, AP है, तो यहाँ पर होगा AP² इज इक्वल टू, यहाँ से निकालें तो ये वैल्यू आ जाएगा लंब कौन है, जिस कोण को ले रहे हैं, यहाँ पर ये वैल्यू है R², R होगा तो R² हो जाएगा प्लस आधार क्या है हमारा, L है, तो यहाँ पर हो जाएगा L², अर्थात AP² की वैल्यू क्या होगी, R² प्लस L² होगा। तो यहाँ से हम लिख ले रहे हैं, ये यहाँ पर AP के लिए R² और प्लस क्या हो जाएगा, L²। इस तरह से हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लेकिन केवल यह AP² के लिए है, और सिर्फ AP लिखेंगे तो यहाँ इसे हमें रूट में लिखना होगा, ध्यान रखना है आपको इसको, ठीक है। लेकिन वर्ग की वैल्यू जब होगी तो हम यहाँ पर देखिए, वर्ग रहेगा तो इतना ही लिखना है। यदि AP की वैल्यू लिखना है तो हम यहाँ पर सिर्फ क्या लिखेंगे, ये रूट में आ जाएगा, R² प्लस L² हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर AP² है तो हमें यहाँ पर सिर्फ AP की वैल्यू निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम यही वैल्यू लिख लेंगे, R² प्लस क्या हो जाएगा, L²। ये आप मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, माइनस Q के कारण P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, -Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी। तो -Q चार्ज कहाँ पर है, B बिंदु पर है। तो जब B बिंदु पर है तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसे EB इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर हो जाएगा Q अपान इनके बीच की दूरी। तो यहाँ से इनके बीच की दूरी क्या है, BP है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे BP लिखेंगे। वहाँ से आप P भी लिख लीजिए क्योंकि ये सदिश राशि है, और दिशा यहाँ से क्या है, P से B की ओर है, तो यहाँ से हम लिखेंगे PB² लिख लेंगे। और यहाँ पर ये भी लिख लीजिएगा, दिशा क्या है इसकी, P से B की ओर, P से B की ओर, यहाँ पर हमने वेक्टर भी लगा दिया है, ठीक।
ठीक है, आप इसका वैल्यू लिखिए एक बार। ई बी बराबर यहाँ पर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान पी बी की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर देखिए यही वैल्यू यहाँ पर भी होगा क्योंकि दोनों ही त्रिभुज क्या हैं, एक जैसे हैं। तो यहाँ पर अगर r² प्लस l² आया है तो यहाँ पर भी वैल्यू क्या आएगी, r² प्लस l² ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम b² की वैल्यू लिखनी है ना हमें, तो यहाँ पर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, r² प्लस क्या हो जाएगा, l²। ये हमारा हो जाएगा रिलेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप देखिएगा कि EA और EB दोनों की ही वैल्यू क्या है, समान है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ लिखना चूँकि वेक्टर EA यहाँ पर मॉड ऑफ इज इक्वल टू वेक्टर EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर हमारा आया है Q अपान r² प्लस l²। ठीक है, ये वैल्यू बराबर है दोनों ही। और यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि EA साइन थीटा और EA कॉस थीटा दोनों ही क्या हैं, बराबर हैं, परंतु विपरीत दिशा में हैं। आप सोचिए कि अगर एक व्यक्ति उतना ही बल बाएं तरफ और एक व्यक्ति उतना ही बल दाएं तरफ लगाए तो क्या वस्तु में कोई परिवर्तन होगा, नहीं होगा, अर्थात उसका विस्थापन शून्य होगा। तो अर्थात EA और EB एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। क्यों, क्योंकि ये इस दिशा में है, पॉजिटिव दिशा में है, और ये क्या है, नीचे की तरफ है, ये ऋणात्मक, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, निरस्त कर देंगे। तो यहाँ पर निरस्त मतलब समाप्त कर देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे एक बार EA साइन थीटा तथा EB साइन थीटा बराबर हैं, बराबर व विपरीत हैं, बराबर व विपरीत दिशा में है, ऐसा लिख लें, विपरीत दिशा में हैं। अतः यह एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, अर्थात समाप्त कर देंगे, निरस्त कर देंगे। इस तरह से कर सकते हैं। अतः जो परिणामी तीव्रता होगी वो क्या हो जाएगी, अतः परिणामी तीव्रता क्या होगी, देखिए ये दोनों तो एक दूसरे को निरस्त कर दिए, परंतु ये दोनों एक दूसरे के एक ही दिशा में हैं। EA cos थीटा और EB cos थीटा दोनों एक दूसरे के एक ही दिशा में हैं, इसलिए इन दोनों का जो मान होगा वो आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो परिणामी तीव्रता यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल टू हो जाएगा EA cos थीटा और प्लस हो जाएगा EB cos थीटा। ठीक है, इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर EA की वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पर EB की वैल्यू समीकरण 2 से यहाँ पर लिखेंगे, फिर आगे इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं आगे क्या होता है, इसके आगे देखेंगे। हमें लगता है कि हमें इसकी आवश्यकता अब नहीं है, तो इसे हम मिटा दे रहे हैं। तो देखते हैं आगे क्या होगा। यहाँ पर मान रखते हैं, यहाँ पर लिखिएगा आप समीकरण 1 व 2 से यहाँ पर लिखेंगे तो E बराबर हो जाएगा
आपका ई ए का वैल्यू यहाँ पर समीकरण 1 में है, ये वाली वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर आ जाएगा Q अपान हो जाएगा R² प्लस L² हो जाएगा और साथ में क्या हो जाएगा cos थीटा प्लस यहाँ पर EB का वैल्यू लिखेंगे तो EB का वैल्यू भी यही है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q अपान हो जाएगा R² प्लस L²। ठीक है, और यहाँ पर साथ में क्या लिखना है हमको cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये दोनों वैल्यू समान हैं इसलिए जुड़ जाएगा, जैसे कि हम जानते हैं x और x जोड़ा जाए तो 2x हो जाता है, तो ठीक इसी तरह से ये दोनों हो जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और ये हो जाएगा Q अपान R² प्लस L², ये हो जाएगा और साथ में हो जाएगा cos थीटा। अब हम यहाँ पर cos थीटा की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो cos थीटा की वैल्यू क्या होगी, किसी भी एक त्रिभुज में लिया जाए तो cos थीटा बराबर हम जानते हैं यहाँ पर लिखना कि चूँकि cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण होगा तो आधार यहाँ पर किसी एक त्रिभुज में ले लीजिए, तो आधार हमारे पास यहाँ पर है L और कर्ण का वैल्यू यहाँ पर है, तो कर्ण यही है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे रूट में लिखेंगे क्योंकि आपके पास सिर्फ कर्ण है ना कि इसमें वर्ग है, तो यहाँ पर रूट में लिखा जाएगा R² प्लस L²। ठीक है, अब यहाँ पे ये cos थीटा का वैल्यू यहाँ पर भर देते हैं, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू ये 2 मल्टीप्लाई 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर हो जाएगा Q अपान ये हो जाएगा R² प्लस L² और यहाँ पर रखते हैं ये हो जाएगा L अपान यहाँ मल्टीप्लाई करके करेंगे और ये वाली वैल्यू लिखेंगे R² प्लस L²। इसे हम रूट में ना लिखकर इसकी घात 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊपर गुणा कर लें तो यहाँ पर हो जाएगा 2 एकम 2 और QL, तो यहाँ पर हो जाएगा 2QL अपान यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0। ठीक है, और यहाँ पर हम लिख लेंगे, इसे थोड़ा सा अलग लिख रहे हैं, ये 1 क्या लिख लेंगे, यहाँ पर घात समान आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। यहाँ पर एक घात है और ये 1/2 घात है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे ये हो जाएगा हमारा Q यहाँ चला आया है तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर लिख सकते हैं R² प्लस L² और घात यहाँ पर हो जाएगा 3/2। कैसे हो गया, क्योंकि यहाँ पर एक घात है और 1/2 घात है, तो 1 प्लस अगर 1/2 जोड़ें तो 2 एकम 2 1 3 3 क्या हो जाएगा 2। इस तरह से हम इसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए 3/2 हो गया। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हो जाएगी। अब इसके बाद हम इसे थोड़ा सा और सॉल्व करें तो क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखिएगा यदि, यहाँ पर लिखिए यदि L, सोचिए यहाँ पर बात किया गया था कि द्विध्रुव जो होता है अल्प दूरी पर होते हैं, उसमें भी 2L होता है अल्प दूरी और उसका भी आधा L हुआ, तो L क्या वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है ना, इसलिए हम यहाँ पर लिखें यदि L इज लेस देन किसके, R के। ठीक है, यदि R से बहुत छोटा हो तो हम L को क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा E इज इक्वल टू ये हो जाएगा 2QL अपान यहाँ पर हो जाएगा आपका 4 पाई एप्सिलॉन 0 और यहाँ पर इसे हम लिख लेंगे 1/, यहाँ से L को हटा देते हैं, यहाँ हो जाएगा R² और घात में इसमें 3/2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा,
तो इसे हम लिख सकते हैं E इज इक्वल टू, यहाँ पर देखिए इस एक को इसके साथ, इस 2QL को इसके साथ गुणा कर दें तो यहाँ हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो जाएगा 2QL अपान, यहाँ पर 2 से 2 कट गया है तो R के पावर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ये एक फाइनल रिजल्ट है। इसके बाद भी अगर हमको आगे सॉल्व करना है तो चूंकि हम जानते हैं कि 2QL बराबर होता है P, P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। तो 2QL की जगह पे P भी लिख सकते हैं, तो E इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ 2QL की जगह पर लिख देते हैं P, और ये हो जाएगा R3। तो ये हमारा है फाइनल रिजल्ट। ठीक है, तो इस तरह से हम विद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना कर सकते हैं। तो E बराबर क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और P अपान क्या हो जाएगा, R3। P क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। यदि आपके पास और भी कोई क्वेश्चंस हो तो उसे टाइप करें हमारे कमेंट सेक्शन में, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है। तो देखेंगे गॉस की प्रमेय क्या है, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर में, और यह भी प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। तो हम देखते हैं कि गॉस की प्रमेय क्या है और इसे प्रूव कैसे करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे गॉस प्रमेय, इंग्लिश में से ऐसे लिख लेंगे GAUS, गॉस थ्योरम। तो गॉस की प्रमेय, गॉस ने बताया किसी बंद पृष्ठ में, किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उससे परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। तो इसे एक बार लिख भी लेते हैं, वैद्युत क्षेत्र में किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल अभिलंबवत फ्लक्स लिखेंगे, गुजरने वाला अभिलंबवत फ्लक्स, अभिलंबवत वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ठीक है, तो इसी कथन का फॉर्मूला लिख लेंगे, वैद्युत फ्लक्स फाई
इज इक्वल टू हो जाएगा Q, गुना है तो गुणा कर लेंगे 1/4 एप्सिलॉन 0, और इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं Q/एप्सिलॉन 0। शॉर्ट फॉर्म में आप चाहे तो डायरेक्टली phi e इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0 लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रूफ मतलब प्रमाण देंगे। तो किस तरह से ये phi e बराबर Q/एप्सिलॉन 0 आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर एक बंद पृष्ठ बना लेते हैं। बंद पृष्ठ आप किसी भी तरीके का बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप वृत्त ही बनाएं, आप ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भी बना सकते हैं। किसी भी तरह से बनाइए, बस वो क्या होना चाहिए, बंद पृष्ठ होना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। ज़रूरी नहीं कि आप ऐसा गोल सा ही बना दीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो कोई भी पृष्ठ हो, गॉस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर मान लेते हैं इस बंद पृष्ठ के किसी एक बिंदु, मान लीजिए यहाँ एक बिंदु है O, इस पर एक प्लस Q चार्ज रखा हुआ है। तो इसके कारण हमें इससे, इस Q चार्ज से निकलने वाले वैद्युत फ्लक्स से, हालांकि इसमें बहुत सारे आवेश हो सकते हैं, उन सब से इस पृष्ठ से निकलने वाला जो अभिलंबित वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, वह इसके परिबद्ध कुल आवेश जितने भी आवेश होंगे उसका 1/एप्सिलॉन 0 गुना होगा। तो मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर एक ही आवेश प्लस Q चार्ज है O बिंदु पर। ठीक है, तो यहाँ पर इससे कुछ दूरी पर एक छोटा सा हम यहाँ पर एक पृष्ठ ले रहे हैं R दूरी पर, एक बिंदु क्या ले रहे हैं P, और यह जो P बिंदु है एक छोटा सा परिच्छेद क्षेत्रफल बना रहा है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, डेल्टा A लिख सकते हैं या dA लिख सकते हैं। यदि इस पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो, A हो, तो यह छोटा सा जो पृष्ठ होगा वह dA पृष्ठ माना जाएगा। तो यहाँ पर ये पृष्ठ बना लेते हैं इस तरह से, और यह पृष्ठ क्या करेगा, इस O बिंदु पर एक घन कोण आपतित करेगा, इस तरह से घन कोण। ठीक है, अब घन कोण क्या होता है, हमने कोण तो पढ़ा है। घन कोण क्या होता है, कोण आप जानते होंगे, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम कोण कहते हैं, परंतु जो घन कोण होता है वो बहुत से किसी एक पृष्ठ के द्वारा किसी एक बिंदु पर बनाए गए समस्त कोणों का योग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, घन कोण कहते हैं। सपोज आप मान लीजिए टार्च जब जलाते हैं तो टार्च से क्या होता है, बहुत सारी प्रकाश की किरणें इस तरह से निकलती हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा क्षेत्रफल बनाता है, और इस क्षेत्र के द्वारा यहाँ पर जो एक कोण बनेगा यही क्या कहलाएगा, घन कोण। या इसके अतिरिक्त आप एक कोई रिंग ले लीजिए, मान लीजिए यह कोई एक रिंग है, आप हाथ का कंगन, चूड़ी कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पर ऐसा हो जाएगा, और इससे समस्त कई धागे बांधकर एक बिंदु पर अगर एकत्रित कर दें तो यह जो बीच में बनेगा कोण वही क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाएगा। समझ गए। अब आगे देखते हैं क्या लिखते हैं। सबसे पहले इस फिगर के बारे में एक बार यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे अपने शब्दों में। कैसे लिखेंगे, माना एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल A है तथा इसके भीतर एक प्लस Q चार्ज प्लस Q आवेश O बिंदु पर रखा है।
रखा है। Q से प्लस Q से माना, यहाँ पर लिखेंगे माना, प्लस Q से R दूरी पर एक बिंदु है, एक बिंदु P है, बिंदु P है, तब P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और Q चार्ज के कारण लग रहा है तो Q अपान यहाँ से जो इसकी दूरी होगी यहाँ पर R ही लिखा गया है, तो यहाँ पर हो जाएगा R²। इक्वेशन नंबर इसे मान लेंगे हम फर्स्ट। ठीक है, तो Q चार्ज के कारण माना P एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA द्वारा घिरा है, dA द्वारा घिरा है, तब dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, dA से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। हम जानते हैं किसी पृष्ठ से गुजरने वाला जो अभिलंबित विद्युत फ्लक्स होता है वह उसके क्षेत्र की तीव्रता तथा उस क्षेत्रफल के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे d फाई E इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर E इंटू dA और साथ में क्या हो जाएगा cos थीटा। यहाँ पर E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, यानी प्लस Q चार्ज के कारण P पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इसके लंबवत होगा यहाँ पर, और साथ में इसका जो क्षेत्रफल होगा ये यहाँ पर इसका क्षेत्रफल लंबवत होगा इसके, तो इससे जो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है जो कोण बनाएगा, सपोज मान लेते हैं यहाँ पे क्या है थीटा है, तो यहाँ पर ये थीटा लिख लेंगे। ठीक है, जो कोण बनाएगा, और यहाँ पर ये जो यहाँ पर हम ये भी लिख लेते हैं, इधर ना लिखकर यहाँ पर लिख लें dA, यह पृष्ठ का क्षेत्रफल है जो कि इसके अभिलंबवत होगा। अच्छा, पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है उसकी दिशा क्या होगी ये जानना है। तो दिशा देखिए हमेशा पृष्ठ से बाहर की ओर लंबवत माना जाता है। जैसे ये हमारा बोर्ड है तो इसका जो पृष्ठ की क्षेत्रफल की दिशा होगी वो क्या होगी, इस पृष्ठ से ऐसे बाहर की ओर होगी। ठीक है, ठीक इसी तरह से ये जो पृष्ठीय क्षेत्रफल dA है इसके जो लंबवत दिशा है वो क्या होगा, इससे बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, इस तरह से इसकी दिशा भी प्रदर्शित कर लेंगे, और इसका क्षेत्रफल जो है वो क्या है dA ऑलरेडी है पहले से। तो यहाँ पर ये हो जाएगा d फाई E इज इक्वल टू E इंटू dA, और ये हो जाएगा साथ में cos थीटा, ये जितना कोण बना रहा है। ठीक है, अगर कोई कोण नहीं बनाता है तो cos का मान 0 रख देते हैं, cos थीटा की वैल्यू क्या रख देते हैं 0, तो इसलिए सिर्फ हमको इतना ही लिखना पड़ेगा। बट मान लेते हैं यहाँ पर कोण बना रहा है, तो अब जितना भी कोण होगा तो हम बाद में एडजस्ट करेंगे। तो अब यहाँ पर लिखेंगे E का मान समीकरण समीकरण 1 से रखने पर, तो रखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा d फाई E बराबर E का वैल्यू यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0,
और यहाँ पर हो जाएगा Q अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पर साथ में हो जाएगा dA और ये हो जाएगा cos थीटा। ये तो सिर्फ इस छोटे से क्षेत्रफल के कारण निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है उसका मान हमने निकाल लिया है, लेकिन यदि इस प्लस Q चार्ज के कारण पूरे बंद पृष्ठ से कितने फ्लक्स निकलेंगे इसकी गणना करनी हो तो हम क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, ये निकालने के लिए यहाँ पर लिखेंगे अतः। अच्छा, यहाँ पर सोचिए कि अगर यह पृष्ठ जो है छोटा सा है तो इस तरह से छोटे छोटे बहुत सारे पृष्ठ होंगे ना। यहाँ पर अगर हम ऐसी रचना करें तो छोटे छोटे बहुत सारे पृष्ठ हो जाएंगे, और जितना वैद्युत फ्लक्स इससे गुजर रहा है उतना ही अगर समान क्षेत्रफल के लिए जाए तो उतने ही वैद्युत फ्लक्स सभी पृष्ठों से निकलेंगे, और सबका अगर योग कर लें तो इस पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना हम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, तब यहाँ पर क्या लिखेंगे, केवल फाई ई लिखेंगे। और यहाँ पर क्या करते हैं, संपूर्ण के लिए यहाँ पर समाकलन करते हैं। जब हम योग करते हैं तो वैल्यूज़ का क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। तो समाकलन यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर साथ में हो जाएगा Q अपान आर स्क्वायर, और यहाँ पर ये हो जाएगा dA और ये होगा cos थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन, आप जानते हैं जितनी भी वैल्यूज कांस्टेंट होती हैं उनका ना तो समाकलन होता है और ना ही अवकलन किया जाता है। आप जानिए पूरी फिजिक्स पढ़ने के लिए आपको 100% ये आपको कमांड रखना होगा कि आपको समाकलन और अवकलन आना चाहिए। यदि आपको समाकलन अवकलन नहीं आता है तो फिजिक्स में आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो समाकलन अवकलन के कुछ सामान्य से फॉर्मूले हैं, उन्हें आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 ये भी कांस्टेंट है, और ये प्लस Q चार्ज, ये जो चार्ज है Q, ये भी क्या है, कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इस पृष्ठ से बद्ध जो आवेश हैं उन्हीं को लिया जा रहा है, तो जितने आवेश इसके अंदर होंगे वो क्या होंगे, निश्चित ही होंगे, इसलिए यह भी क्या है, कांस्टेंट है। और ये जो दूरी है वो अलग अलग जगहों पर अलग, इस पृष्ठ के लिए r अधिक है तो इस पृष्ठ के लिए यहाँ पर अगर छोटा सा पृष्ठ ले नज़दीक में तो उसके लिए अलग होगा, इसलिए ये भी क्या है, वेरिएबल है, यानी चेंज होता रहेगा, इसलिए इसे हम कांस्टेंट नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, फाई ई इज इक्वल टू, यहाँ पर ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 और Q भी बाहर आ जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा इंटीग्रेशन, क्या बचेगा, dA और cos थीटा, और अपान में यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो सकता है। अब एक फार्मूला आपको याद रखना होगा कि घन कोण, अगर छोटे से घन कोण के लिए यहाँ पर d ओमेगा बराबर होता है इंटीग्रेशन नहीं, d ओमेगा बराबर होता है dA cos थीटा और अपान क्या होता है, आर स्क्वायर। तो जहाँ पर dA cos थीटा है, dA cos थीटा अपान आर स्क्वायर है, उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, d ओमेगा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे फाई ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये उसके बाद क्या हो जाएगा Q, और यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन, इस पूरे वैल्यू की जगह पे हम क्या लिख लेंगे, ये हो जाएगा d ओमेगा।
ठीक है, ये क्या है, घन कोण है छोटे से पृष्ठ के लिए। और पूरे पृष्ठ के लिए अगर हम निकालें तो यहाँ पर एक फार्मूला है, चूँकि इंटीग्रेशन डी ओमेगा बराबर क्या होगा, देखिए छोटे से पृष्ठ के लिए जो यहाँ पर है घन कोण ये डी ओमेगा है, तो पूरे पृष्ठ के लिए अगर यह वृत्ताकार है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 4 पाई के बराबर होता है। ठीक है, यदि आपको ये सारी चीज़ें नहीं पता हैं तो कमेंट में आप घन कोण के बारे में हमसे पूछिए, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिससे आप घन कोण के बारे में अच्छे से समझ जाएं। बस इस डेरिवेशन के लिए अभी आप इतना ही समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन डी ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम 4 पाई लिख दें तो यहाँ पर आ जाएगा फाई ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और यहाँ पर है हमारा q का गुणा 1 में कर दें तो ये हम यहाँ पर लिख सकते हैं q। और यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन डी ओमेगा का मान क्या है, 4 पाई है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई मर जाएगा तो यहाँ पर क्या बचा, फाई ई इज इक्वल टू ये हो जाएगा q/एप्सिलॉन 0। यही क्या है, गॉस का प्रमेय है, और हमारा ये चीज़ क्या है, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से गॉस की प्रमेय को हम प्रूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमने प्रश्न लिया है स्थिर वैद्युत में गॉस की प्रमेय क्या है, तो गॉस की प्रमेय को आप इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, आप चाहें तो दैट इम्प्लाइज करके फाई ई इज इक्वल टू डायरेक्टली केवल q/एप्सिलॉन 0 ही लिख सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इतना लिख लेंगे, उसके बाद फिर इसका इस तरह से डिस्क्रिप्शन देंगे। यदि आपको किसी भी टॉपिक में किसी भी बिंदु पर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए, हम इसका और भी डिस्क्रिप्शन दे देंगे आप लोगों को। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।